एक घंटे बाद यह लिंगजैंग के सबसे बड़े वाटर सोर्सेज में से एक था। पानी का इलाका बेहद विशाल था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी पानी की सतह पर बिखर रही थी, जिससे पूरा दृश्य किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा लग रहा था। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन उस नज़ारे का आनंद लेने का नहीं था, क्योंकि इस वक्त जियाडू अपनी बेहद महंगी दिखने वाली इन्फ्लेटेबल ल्योर बोट पर खड़ा होकर पागलों की तरह शो ऑफ कर रहा था। देख रहे हो ये? इसे कहते हैं बेट कास्टिंग रील, और इसे कहते हैं लॉन्ग कास्टिंग, और यह है फिश फाइंडर। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। लोगों की जिंदगी बदल रही है। मैं किनारे की कीचड़ भरी जमीन पर चुपचाप खड़ा रहा और बिना कुछ कहे अपनी बाउंड वेव ड्रैगन फिशिंग रॉड बाहर निकाली। दोनों की लाइव स्ट्रीम पहले से ही पीके मोड में जा चुकी थी। जियाडू भी एक स्ट्रीमर था। जैसे ही दोनों कनेक्ट हुए, लाइव चैट तुरंत एक्सप्लोड हो गया। रिच किड बना मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। ये मैच किसी भी तरफ जा सकता है। छोड़ो भी, मिनिस्टर के पास मेटाफिजिकल पावर्स हैं, जीत तो उसी की होगी। मैं तो इस पर स्पाइसी स्ट्रिप्स का पूरा पैकेट लगा दूंगा। मेरा दाव है मिनिस्टर आज फिर कोई वाटर घोस्ट पकड़कर निकालेगा। कुछ ही देर में दोनों की कंपटीशन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। मानना पड़ेगा, सुपर पावर्स सच में बहुत काम की चीज हैं। हालांकि जियाडो की टेक्निक बस एवरेज थी, लेकिन उसने स्पॉट बहुत बढ़िया चुना था। डीप वाटर स्ट्रक्चर जोन में 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि 1 पाउंड से थोड़ी भारी येलो टेल कैटफिश पानी से बाहर खींच ली गई थी। मिल गई। मास्टर शिन, आपकी तरफ क्या सीन चल रहा है? अभी भी मिट्टी से खेल रहे हो क्या? कैमरे की तरफ देखकर जियाडू ताना मार रहा था, लेकिन मैंने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मेरी नजरें सीधे सिस्टम इंटरफेस पर टिकी हुई थी। रिजर्वॉयर के बीचों बीच तेजी से तैरते उस गोल्डन डॉट पर। यह कंफर्म करने के बाद मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम बिगिनर फिश अफिनिटी एक्टिवेट करो। अगले ही पल अदृश्य वेव्स चारों तरफ फैल गईं, लेकिन इस बार ब्लैक पिट जैसी चारों दिशाओं वाली मैसिव कोलिजन नहीं हुई। मेरा अंदाजा था कि रिजर्वॉयर बहुत बड़ा था और वो गोल्डन डॉट मुझसे कम से कम 200 मीटर दूर था। बिगिनर फिश अफिनिटी साफ तौर पर काफी नहीं थी। तभी मैंने देखा कि जियाडू ने एक और मछली पकड़ ली। मैंने दांत भींचे और तुरंत फैसला कर लिया। मैंने सिस्टम शॉप में 100 पॉइंट्स खर्च किए और एक गॉड टियर ग्राउंड बेट खरीद लिया। बेट स्पून उठाकर मैंने पूरी ताकत से एक के बाद एक स्पून गहरे पानी की तरफ फेंकने शुरू कर दिए। ये देखकर जियाडू ने सिर हिलाया। ये बेवकूफ है क्या? प्लेटफॉर्म फिशिंग में इतनी दूर ग्राउंड बेट फेंक रहा है? क्या ये सीधे मछलियों को खाना खिलाने आया है? मैंने उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर दी, बस इंतजार करता रहा। 5 मिनट बाद वो गोल्डन डॉट अचानक रुक गया। फिर अगले ही पल उसने दिशा बदल ली और मेरी तरफ बिजली जैसी स्पीड से चार्ज कर दिया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पीछे सुनहरी ट्रेल तक बन गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गोल्डन डॉट्स रेयर ट्रेजर्स के संकेत देते थे। इतनी बड़ी चीज, क्या ये वही लेजेंडरी 100 गोल्ड फिश किंग हो सकता है? मैं अभी यही सोच रहा था कि वो गोल्डन डॉट मेरे सामने 10 मीटर वाले एरिया में पहुंच चुका था। मैंने बिना हिचकिचाए अपनी लाइन कास्ट कर दी। मुश्किल से 1 सेकंड बीता होगा कि फ्लोट अचानक डरावनी स्पीड से पानी के नीचे गायब हो गया। यहां तक कि मेरे हाथ में पकड़ी रिपल ड्रैगन रॉड भी जोर से नीचे झुक गई। रॉड टिप सीधे पानी के अंदर घुस गई। ड्रोन वाली घटना से भी 10 गुना ज्यादा भयानक फोर्स रॉड के जरिए मेरे हाथों तक पहुंच रही थी। मैं तुझे बाहर निकाल कर रहूंगा। मैं दोनों हाथों से रॉड उठाते हुए दहाड़ा। तभी चटाक, विशेष रूप से बनाई गई 5.0 दैया मेन लाइन से दर्द भरी आवाज निकली, मानो वो अपनी लिमिट पर पहुंच गई हो। अगले ही पल पानी की सतह फट गई। डूबते सूरज की रोशनी में एक विशाल सुनहरी टेल पानी पर जोर से आकर पड़ी और चारों तरफ स्प्रे उड़ गया। जियाडू और गिंडा ने अपनी फिशिंग रॉड गिरा दी। वे उफनते पानी की तरफ उंगली दिखाकर चीख पड़े। होली क्रैप, ये आखिर चीज क्या है? डूबते सूरज की लालिमा में उस गोल्डन ड्रैगन जैसी विशाल टेल पर मानो होली लाइट चमक रही थी। फिर उसने पानी पर जोरदार प्रहार किया और दोबारा गहराइयों में गायब हो गई। उठती वेव्स ने लगभग जियाडू की छोटी बोट पलट ही दी थी। मैंने फिशिंग रॉड को कसकर पकड़ा हुआ था, पानी के नीचे से आती उस भयानक फोर्स को महसूस करते हुए। मेरे चेहरे पर खुशी से ज्यादा दर्द दिखाई दे रहा था। लेकिन सामने चमकते गोल्डन डॉट को देखते ही मेरी आंखों का लालच अपनी सीमा तक पहुंच गया। चाहे तू ड्रैगन हो या वर्म, एक बार मेरा बेट खा लिया तो अब तू मेरा है। मैं तुझे एक एक इंच करके बाहर खींचूंगा। रिजर्वॉयर के किनारे इंसान और मछली के बीच एक एपिक बैटल शुरू होने वाली थी। लाइव स्ट्रीम चैट पूरी तरह एक्सप्लोड होने वाला था। सब लोग खड़े हो जाओ, मिरेकल देखने का समय आ गया है।
अगर ग्वांगकांग का पानी चीरने वाला साउंड किसी मॉन्स्टर का नहीं निकला तो मैं सेज एस्टरिस्क खा जाऊंगा। मिनिस्टर शांगशु महान है, अमीर लड़कों को दिखा दो कि रियल पावर से मिरेकल कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन इस वक्त मेरे पास चैट देखने का बिल्कुल समय नहीं था। मेरी दोनों बाहें ऐसे लग रही थीं जैसे उनमें सीसा भर दिया गया हो। दर्द और थकान से हालत खराब थी, लेकिन मेरे अंदर की खुशी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। ये जिंदा है, पक्का जिंदा है। मेरे हाथों में पकड़ी फिशिंग रॉड के जरिए मैं साफ महसूस कर सकता था कि पानी के नीचे जो भी था वो पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था। पानी के नीचे से आ रही ताकत को फिगर 8 रीलिंग टेक्निक से कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए मैं अचानक हंस पड़ा। शाओ, अब तुम्हारा गेम ओवर है। ये कम से कम 50 एलबीज तो होगा। तुम्हारी वो छोटी वाइट क्रैपी इसकी दांतों की दरार भी नहीं भर पाएगी। शाओ दू का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन उसने जिद्दी अंदाज में कहा, इतनी जल्दी खुश मत हो। ध्यान रखना कहीं किनारे तक आने से पहले लाइन टूट ना जाए, कुछ भी हो सकता है। मैं हंस पड़ा। लाइन टूटना मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। इतना कहने के बाद मैंने सिस्टम मैप की तरफ देखा। गोल्डन डॉट लगातार करीब आता जा रहा था। मेरी आंखें चमक उठीं। एक और क्लासिक, और वो भी जिंदा। ये जरूर कोई लेजेंडरी मॉन्स्टर होगा। क्या मैं अपनी पुरानी एयरफोर्स वॉशआउट वाली बेइज्जती मिटा पाऊंगा? सब कुछ इसी एक पुल पर निर्भर था। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया। करीब आधे घंटे तक चली इस डेडलॉक के बाद मुझे महसूस हुआ कि पानी के नीचे वाला बड़ा मॉन्स्टर भी अब थकने लगा था। उसकी छटपटाहट कमजोर पड़ने लगी। मैंने मौका देखा और अचानक पूरी ताकत से पीछे झटका मारा। बाहर निकल! मैं जोर से चिल्लाया। अचानक सूश! पानी की सतह फट गई। एक विशाल काली शैडो जबरदस्ती पानी से बाहर खींच ली गई। सबसे पहले मेरी नजर उसकी चपटी और मोटी पेल पर पड़ी। फिर उसका चौड़ा सपाट शरीर दिखाई दिया। अगर ध्यान से ना देखते तो वो किसी बहती लकड़ी या विशाल कैटफिश जैसा लगता। जाओ दुयू चीख पड़ा, होली क्रैप! इतनी बड़ी कैटफिश! उसका सिर तो वॉश बेसिन जितना बड़ा है। लेकिन अगले ही सेकंड शाओ दू और लाइव स्ट्रीम में मौजूद हर इंसान पूरी तरह जम गया, क्योंकि जिस चीज को मैं किनारे तक घसीट कर लाया था वो मछली की तरह तड़प नहीं रही थी। उसने अपने 4 छोटे मोटे पैरों को बाहर निकाला, फिर 2 बार अजीब तरीके से जमीन पर रेंगी। हाँ, रेंगी। फिर उसने अपना बेहद बड़ा मुंह खोला और एक ऐसी आवाज निकाली कि मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। वो आवाज बिल्कुल किसी रोते हुए बच्चे जैसी थी। वाह वाह! मैं पूरी तरह पत्थर बन गया। अपनी जगह पर जमे हुए उस काली चिपचिपी 4 पैरों वाली चीज को घूरता रह गया। मेरे चेहरे पर जो खुशी थी वो धीरे धीरे टूटकर बिखर गई। उसकी जगह एक ऐसी फीलिंग ने ले ली जिसमें रोने का मन हो लेकिन रोने की हिम्मत भी ना हो। नाव पर खड़ा शाओ दू इतना डर गया कि लगभग पानी में ही गिरने वाला था। उसने कांपते हाथ से उस चीज की तरफ इशारा किया। भाई, क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? ये आखिर है क्या? कोई वाटर घोस्ट? क्या ये सचमुच जिंदा होकर सोचने लगा? लाइव स्ट्रीम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई, फिर कमेंट्स एक्सप्लोड हो गए। ये आखिर चीज क्या है? मुझे तो जाइंट सैलामेंडर लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा जाइंट सैलामेंडर कैसे हो सकता है? बकवास बंद करो, ये चाइनीज जाइंट सैलामेंडर है और वाइल्ड भी। इतना बड़ा तो कम से कम 50 एलबीज होगा। बाकी सब छोड़ो, उसकी आवाज सुनकर तो मेरी जान निकल गई। इस वक्त मेरी हालत भी ब्रेक डाउन होने वाली थी। मेरे सामने वो विशाल चाइनीज सैलामेंडर छोटी छोटी आंखें झपका रहा था और लगातार रोए जा रहा था। मेरे दिमाग में एक साथ 10,000 ग्रास मड हॉर्सेस दौड़ पड़े। मैं तो बस एक फिश पकड़ना चाहता था। जमीन पर पड़ा जायंट सैलामेंडर जैसे मेरी सोच समझ गया। वो और जोर जोर से रोने लगा। आवाज इतनी दुखी थी जैसे उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय हुआ हो। मैं डर के मारे कांप उठा और फिशिंग रॉड दूर फेंक दी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाया, भाइयों, कसम से मैं तो बस स्मॉल माउथ फिश पकड़ना चाहता था। ये खुद हुक निकल गया। ये मुझे स्कैम कर रहा है। अब तक शाओ दू भी बोट लेकर किनारे पहुंच चुका था, लेकिन वो बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था। दूर से उस विशाल सैलामेंडर को देखते हुए उसकी आंखों में श्रद्धा भर गई। ओ माय गॉड, मैं मान गया। इतने सालों से ल्योर फिशिंग कर रहा हूं। लोगों को स्पाइसी स्टिक्स पकड़ते देखा है, बर्ड्स पकड़ते देखा है, टर्टल्स तक पकड़ते देखा है, लेकिन फिशिंग रॉड से लगभग 50 एलबीज का सैलामेंडर पकड़ना ये पहली बार देख रहा हूं। ये राउंड में हार गया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पूरी ईमानदारी थी, लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि मैं वहीं फट जाऊं। बकवास बंद करो, जल्दी कोई सोल्यूशन सोचो। इस चीज का अब करें क्या? मैं अंदर नहीं जाना चाहता। मेरे दिमाग में लगातार वैंग जैंग वो की बातें गूंज रही थीं। वो मुझे वापस स्टेशन ले जाकर चाय पिलाने वाला था। मैंने कोई क्रीचर नहीं पकड़ा था। मैंने सीधे जेल का 1 वे टिकट पकड़ लिया था। शायद अब सीधा हार्ड टाइम करना पड़ेगा। मैंने अपने माथे को रगड़ा, फिर जायंट सैलामेंडर से लगभग 2 मीटर दूर बैठ गया। मेरी हालत ऐसी थी जैसे कोई पोस्टमार्टम एम्प्रेस की सेवा कर रहा हो।
मैं हुक निकालना चाहता था, लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। इस चीज की बाइट फोर्स बहुत खतरनाक थी, और सबसे बड़ी बात, मुझे डर था कि कहीं गलती से इसे चोट न लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो अंडरवेयर बेचने पर भी नुकसान नहीं भर पाता। सैलामेंडर की छोटी मोटी टांगें कभी कभी हिल जाती थीं, फिर वो 2 बार रो देता और हर बार मेरा दिल उछल जाता। दादाजी, प्लीज रोना बंद करो। अगर ऐसे रोते रहे तो वुल्व्स आ जाएंगे, या उससे भी बुरा, पुलिस आ जाएगी। इतना बोलते बोलते मैं अचानक रुक गया। फिर पीछे मुड़कर अब भी चल रही लाइव स्ट्रीम की तरफ देखा। आखिरकार हार मानकर मैंने इमरजेंसी नंबर डायल किया। हेलो ऑफिसर, मुझे मदद चाहिए। क्या मुझे फॉरेस्ट्री ब्यूरो या एनिमल प्रोटेक्शन सेंटर से जोड़ सकते हैं? मैंने फिर एक प्रोटेक्टेड एनिमल पकड़ लिया है। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा छाया रहा। फिर ऑपरेटर ने हिचकते हुए पूछा, क्या आप मिस्टर शिन्मो, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हैं? मैंने माथा पकड़ा। चेहरे पर हार मान लेने वाली मुस्कान आ गई। हाँ, मैं ही हूं। मैं अभी ड्रैगन रिजर्वॉयर पर हूं। मैंने लगभग 50 पाउंड्स का वाइल्ड चाइनीज जायंट सैलामेंडर पकड़ लिया है। जिंदा है और रो भी रहा है। जल्दी आइए, मुझे डर है ये डिहाइड्रेटेड ना हो जाए। फोन कट गया। मुझे लगा मेरी पूरी आत्मा शरीर छोड़ चुकी है। फिर मैंने देखा बगल में खड़ा शाओडू पानी की बोतल से सैलामेंडर पर पानी डाल रहा था और लगातार क्लिक कर रहा था। वो सैलामेंडर पर पानी डालते हुए जीभ चटकाकर हैरानी से बोला, ब्रदर मो, ये चीज इतनी बड़ी आखिर हुई कैसे? इसे तो एक बर्तन में पकाना भी मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए तो मैं इतना डर गया कि तुरंत दौड़कर शाओडू का मुंह बंद कर दिया। अगर जेल जाना है तो अकेले जाओ, मुझे अपने साथ मत घसीटो। इस चीज के शरीर का हर एक पाउंड एक जेल की सजा है। अगर इसे एक बर्तन में पकाया तो जिंदगी भर जेल में सिर्फ पत्ता गोभी और पोर्क खाते रहोगे। लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स तो वैसे भी केओस के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पूरा चैट पागलों की तरह हंसने लगा। शाओ तो पूरा आउटलॉ निकला। अगर ये सच में इसका सूप बना देता तो जेल में बैठकर आंसू बहाते हुए गाने गा रहा होता। कैप्टन वोंग बैटलफील्ड से सिर्फ 5 सेकंड दूर हैं, और जैसे ही किसी ने उसका नाम लिया, मेरा फोन सचमुच बज उठा। कॉलर आईडी पर नाम देखकर मेरी आत्मा कांप गई। वोंग जैंग वोंग, वही गारंटर। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से उसकी मजाकी आवाज आई, वाह 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 शिन्मो, मैं तो ओवरटाइम करते हुए आराम से इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था। फिर डिस्पैच ने बताया कि तुम फिर मुसीबत खड़ी कर बैठे हो। सुना है इस बार फिश नहीं पकड़ी, सीधे रोता हुआ बच्चा पकड़ लिया। मेरा चेहरा पूरी तरह रोने लायक हो चुका था। मैंने तुरंत सफाई दी, कैप्टन वोंग मजाक मत उड़ाइए। मैंने जानबूझकर नहीं पकड़ा, वो खुद बेट खाने आया था। मुझे फंसाया जा रहा है। दूसरी तरफ से हंसी आई। ठीक है, चिल्लाना बंद करो। फॉरेस्ट्री ब्यूरो से ओल्ड लू अपनी टीम लेकर निकल चुका है। मैं भी तमाशा देखने आ रहा हूं। जहां हो वहीं रहना और उस चीज का ध्यान रखना। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और फोन रख दिया। करीब 40 मिनट बाद कई पिकअप ट्रक्स उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते से उछलती हुई वहां पहुंची। उन पर बड़े अक्षरों में लिखा था फॉरेस्ट्री सिक्योरिटी। उनकी हेडलाइट्स ने रात के अंधेरे को चीर दिया और साथ ही मेरे उस चेहरे को भी रोशन कर दिया जिसमें जीने की इच्छा लगभग खत्म हो चुकी थी। वोंग जैंग वोंग सच में आ गया था। गाड़ी से उतरते ही वो सीधे मेरे पास आया, मेरे कंधे पर हाथ रखा, फिर कुछ सेकंड खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार फूट पड़ा। जोरदार हंसी। मेरे चेहरे पर नाराजगी देखकर उसने तुरंत कहा, सॉरी, लेकिन ये सीन बहुत खूबसूरत है। इतने सारे फिशरमैन में से तुमने एक कास्ट में इसे कैसे हुक कर लिया? उधर कई एक्सपर्ट सफेद कोट पहनकर जायंट सैलामेंडर को बड़े ध्यान से एक स्पेशल टैंक में रख रहे थे। उनका लीडर ओल्ड लू इतना एक्साइटेड था कि उसकी दाढ़ी तक कांप रही थी। प्राइम क्वालिटी, सचमुच प्राइम क्वालिटी। ये तो हमारे लिंगजैंग सिटी में अब तक मिला सबसे बड़ा वाइल्ड चाइनीज जायंट सैलामेंडर है, और इसके साइज के हिसाब से कम 50-60 साल पुराना होगा। ये तो छोटा ओल्ड टाइमर है। इतना कहकर वो मेरी तरफ मुड़ा और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थी। यंग मैन, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोकल एक्वेटिक इकोसिस्टम की रिसर्च के लिए इसकी वैल्यू मापी नहीं जा सकती। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने अजीब सी मुस्कान दी, फिर थोड़ा हिचकिचाकर पूछा। इसके मुंह में हुक लग गया था। मुझे नहीं पता चोट कितनी गंभीर है, और क्या इसे वापस ड्रैगन रिजर्वॉयर में छोड़ा जा सकेगा? ओल्ड लू मुस्कुराया। चिंता मत करो, हुक किसी वाइटल जगह नहीं लगा। हम वापस जाकर डिसइंफेक्ट करेंगे, कुछ दिन केयर करेंगे, फिर इसे वापस छोड़ देंगे। ये सुनकर मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। तभी ओल्ड लू ने पीछे हाथ हिलाया। उसकी टीम तुरंत ट्रक की तरफ भागी। फिर कुछ देर बाद एक बैनर और रेड एनवलप लेकर वापस आई। ओल्ड लू ने दोनों चीजें मुझे पकड़ा दी।
ये फॉरेस्ट्री ब्यूरो की तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। 2000 कैश, ज्यादा नहीं, लेकिन ये हमारा सम्मान है। उम्मीद है मिस्टर लिन आगे भी प्रॉब्लम्स मिलने पर रिपोर्ट करते रहेंगे। बैनर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इंटरनेट एंटरटेनमेंट एनवॉय, इकोलॉजिकल गार्डियन। उसे देखकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। कुछ देर बाद एक्सपर्ट्स ने वाटर टैंक को सावधानी से ट्रक में रख दिया। वो डिवाइन बीस्ट जो काफी देर से रो रहा था, जाने से पहले एक बार पलटकर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे समझ नहीं आया, वो मुझे धन्यवाद दे रहा था या मेरी एयरफोर्स लक का मजाक उड़ा रहा था। आखिरकार पूरा माहौल शांत हो गया। तभी शाओडू ने अपनी रैप्टर की ट्रंक खोली और उसमें से एक एलॉय बॉक्स बाहर निकाला। ब्रदर मो, मैं अपना बेट निभाता हूं। ये शिमानो की लेटेस्ट स्पिनिंग रील और ल्योर रॉड है। कुल कीमत 38,000। अब ये आपकी है। मैं बॉक्स को घूरता रह गया, फिर उसकी तरफ देखा, हाथ रगड़ते हुए बोला, तुम सच में दे रहे हो? ये कुछ ज्यादा कीमती नहीं है? शाओडू तुरंत बोला, ब्रदर मो, आपको लेना पड़ेगा। मैं आगे भी आपके पीछे चलना चाहता हूं। और कुछ नहीं चाहिए, बस अगली बार अगर ड्रैगन या फीनिक्स पकड़ो तो मुझे छूने देना। मैंने हाथ में पकड़े उस टॉप टियर गियर सेट की तरफ देखा, फिर बगल की खाली फिश बास्केट की तरफ। आखिर में बस आसमान की तरफ देखकर आह भरी। मुझे तो बस फिश सूप पीना था, इतना मुश्किल क्यों है? वापसी के रास्ते में मेरा मूड अजीब था, दर्द भी, खुशी भी। आज बहुत खतरनाक दिन था, लेकिन रिवॉर्ड भी कम नहीं मिला। सीधे मुफ्त के 2000 पॉइंट्स, ऊपर से 30,000 से ज्यादा का टॉप टियर गियर सेट। और शाओडू लगातार मुझे मास्टर बुला रहा था। उसने मुझे लिंगजैंग चैंपियन फिशिंग ग्रुप में भी ऐड कर दिया, यहां तक कि सबने अंदर भी ले लिया। मैं बड़बड़ाया, अब उन छोटे शहर वालों को भी दिखेगा। लेकिन दर्द वाली बात अभी बाकी थी। आज भी फिश बास्केट खाली थी। मैं गाड़ी चलाते हुए गुस्से से बड़बड़ाया, धत तेरी की सिस्टम, मैं मानने वाला नहीं। अगली बार ऐसी जगह जाऊंगा जहां भूत भी नहीं जाते, फिर देखता हूं सिस्टम क्या कर लेता है। जब अपार्टमेंट पहुंचा तब आधी रात पार हो चुकी थी। नहाने के बाद मैं सोफा पर लेट गया और सिस्टम एक्टिवेट किया। आज वाइल्ड स्लीपर जाइंट सैलामेंडर पकड़ा, रिवॉर्ड 1000 पॉइंट्स। अब टोटल 3500 पॉइंट्स हैं। मैंने पॉइंट स्टोर खोल दिया। मैं सोच रहा था कि क्या पॉइंट स्टोर में ऐसा कोई मैजिक आइटम होगा जो मेरी स्कंक कर्स तोड़ सके, लेकिन तभी मेरी नजर टुडे स्पेशल सेक्शन पर गई। वहां एक नया आइकन हल्की चमक के साथ ब्लिंक कर रहा था, अल्टीमेट आई ऑफ इनसाइट ट्रायल वर्जन, कीमत 500 पॉइंट्स। एक बार इस्तेमाल करने पर यूजर की आंखें पानी के अंदर 10 मीटर गहराई तक सब कुछ साफ देख सकती हैं। ड्यूरेशन 10 मिनट। सिस्टम इंटरफेस पर उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही मैं अचानक सोफे से उठकर बैठ गया। ये तो सीधा सीधा वॉल हैक है। पहले फिशिंग पूरी तरह अंदाजे पर चलती थी, लेकिन अगर ये चीज हो तो क्या मैं सीधे पानी के नीचे मछलियों की हरकतें नहीं देख सकता? चाहे सिर्फ 10 मिनट के लिए हो, फिश नेस्ट ढूंढने के लिए इतना काफी था। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए 500 पॉइंट्स खर्च कर दिए और ट्रायल खरीद लिया। अगली बार मैं चांडाओ लेक जाऊंगा। कहते हैं वहां इतनी फिश हैं कि उनके ऊपर चलकर पानी पार किया जा सकता है। मैं मानने को तैयार नहीं था कि मैं अपनी आंखों से फिश को हुक निगलते देखूं और फिर अंत में कोई रॉटन टीचर पकड़ लूं। ये सोचकर मैं खुशी से मुस्कुराया। मैं फोन बंद करके सोने ही वाला था, तभी एक लोकल न्यूज नोटिफिकेशन पर नजर पड़ी। लिंगजैंग एक्सप्रेस न्यूज, हाल की भारी बारिश के कारण अपस्ट्रीम वाटर लेवल बढ़ गया है। डाउनस्ट्रीम के ब्रोकन सोल बे क्षेत्र में बड़ी संख्या में अज्ञात तैरती वस्तुएं देखी जा रही हैं। अफवाहों के अनुसार लगभग 100 साल पहले यहीं एक मर्चेंट शिप डूबी थी जो गवर्नमेंट सिल्वर ले जा रही थी। फिलहाल बड़ी संख्या में ट्रेजर हंटर्स वहां संकन सिल्वर खोजने पहुंच रहे हैं। मैंने तुरंत सिस्टम का एक्सपीडिशन मोड खोल दिया। मैप देखते ही मेरी आंखें सिकुड़ गईं। ब्रोकन सूल बे की रिवर चैनल पर एक रेड स्पॉट चमक रहा था, लेकिन उसके अंदर हल्की ब्लैक ऑरा भी थी और उसके आसपास कई गोल्डन लाइट स्पॉट्स घने रूप से फैले हुए थे। रेड स्पॉट, गोल्डन स्पॉट्स, रेड स्पॉट, गोल्डन स्पॉट्स। इसका मतलब क्या था? क्या डेंजर और अपॉर्चुनिटी साथ आते हैं? पुरानी लाशें और रिवरबेड ट्रेजर? मैंने धीरे से लार निगली। बहुत लालच हो रहा था, लेकिन रीजन कह रहा था अगर वहां गया तो शायद फिर से वोंगजैंग वो से मुलाकात हो जाएगी। काफी देर सोचने के बाद मैंने ठोड़ी रगड़ी, एक बार ट्राई करूं। वैसे भी मेरे पास आई ऑफ इनसाइट है, पहले नीचे झांक लूंगा। अगर ओल्ड कॉप्स हुआ तो भाग जाऊंगा और अगर ट्रेजर हुआ तो उठा लूंगा। अगले दिन मैं दोपहर तक सोता रहा, फिर गाड़ी लेकर निकल पड़ा।
करीब 1 घंटे ड्राइव करने के बाद मैं ब्रोकन सोल बे पहुंचा। जिसे ब्रोकन सोल बे कहते हैं वो असल में रिवर चैनल का एक विशाल यू शेप मोड़ था। पानी का फ्लो बहुत तेज था, हर तरफ रीफ्स फैली हुई थीं। टेरेन इतना जटिल था कि अपस्ट्रीम से बहकर आने वाली चीजें अक्सर यहां फंस जाती थीं। प्राचीन समय से ये साइड हसल करने वालों की पसंदीदा जगह थी। इस वक्त रिवर बैंक पर पहले से बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं। दर्जनों लोग लंबे छोटे मेटल डिटेक्टर्स लेकर मडी बीच पर ट्रेजर खोज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे माइन स्वीप कर रहे हों। मैंने एक ऊंची जगह चुनी, कार पार्क की, इक्विपमेंट पहना और आराम से लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। स्ट्रीम शुरू होते ही पॉपुलैरिटी फट गई। चैट तेजी से भरने लगा। पहले मिनिस्टर शांगशू को प्रणाम। अरे ये तो ब्रोकन सोल बे है। सुना है यहाँ फिश से ज्यादा रिवर घोस्ट्स हैं। क्या बात है, सुना है यहाँ सिल्वर मिलती है। मास्टर भी डेथ नील कोव जा रहे हैं। आखिरी मैसेज शाउडू का था। चलते चलते मैंने कैजुअली जवाब दिया, आ जाओ। मैंने गियर कंधे पर लटकाया। ट्रेजर खोज रही भीड़ से बचते हुए अकेला आगे बढ़ गया। आखिरकार बे के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां पानी का फ्लो सबसे तेज था, क्योंकि यही सिस्टम मैप पर पर्पल, रेड और गोल्डन डॉट्स के मिलने की जगह थी। मैं बैंक की चट्टान पर खड़ा हुआ, नीचे बहते हुए मटमैले गहरे पानी की तरफ देखा और मन ही मन बोला, एक्टिवेट अल्टीमेट इनसाइट। अगले ही पल मेरी आंखों में ठंडी लहर सी दौड़ी और सामने का दृश्य बदल गया। जो पानी पहले पीला और धुंधला था, अब मेरी नजरों में बिल्कुल साफ हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक 4K अल्ट्रा HD मोड चालू हो गया हो। मेरी नजरें पानी की सतह चीरते हुए सीधे रिवर बॉटम तक पहुंच गईं। मैं खुद को गाली देने से नहीं रोक पाया। ये रिवर बॉटम तो पूरा जंक यार्ड निकला। नीचे टूटी हुई साइकिल्स, जंग लगे मेटल फ्रेम्स, यहां तक कि आधा ट्रैक्टर भी पड़ा था। इस कचरे में फिश पकड़ूं कैसे? ये तो स्नैक्ड लाइन्स का ग्रेवयार्ड है। लेकिन तभी मेरी नज़र रिवर बैंड के सबसे गहरे हिस्से पर टिक गई। औद्योगिक कचरे के नीचे कई कॉइन साइज गोल चीजें बिखरी हुई थीं। उनसे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। सिल्वर डॉलर्स? सच में सिल्वर डॉलर्स? मैं एक्साइटेड भी नहीं हो पाया था कि तभी सिल्वर डॉलर्स के नीचे मुझे एक विशाल चीज दिखाई दी। वो अंडाकार थी, करीब 1 मीटर लंबी, आधी कीचड़ में दबी हुई। उसके चारों ओर एक मोटी टूटी हुई आयरन चेन लिपटी हुई थी और सबसे चमकीले सिल्वर डॉलर्स उसी चेन पर लटक रहे थे। इसी समय सिस्टम के थर्मल मैप में वो ओवल ऑब्जेक्ट डरावनी पर्पल रेड लाइट छोड़ रहा था। मैंने काउंटडाउन देखा, सिर्फ 5 मिनट बचे थे। एक्सरे विजन खत्म होने से पहले मुझे हुक ठीक उसके पास पहुंचाना था या सीधे उस आयरन चेन में फंसाना था। मैंने तुरंत वही बिग हैरी हुक निकाला जिसने मुझे ब्लैक पिट कॉम्पिटिशन में फेमस बना दिया था। हुक एनीथिंग फ्रॉम हेवन। मैंने निशाना लगाया और कास्ट कर दिया। सिंकर और फिशिंग लाइन हवा में खूबसूरत आर्क बनाते हुए उड़े, सीधे उस बड़ी चीज के ऊपर गिरे, धीरे धीरे नीचे डूबने लगे। मैंने सांस रोक ली, रॉड संभालते हुए हुक को आयरन चेन की तरफ गाइड करने लगा और जैसे ही हुक आयरन चेन में फंसा, अचानक मेरे दिमाग में टिंग आवाज गूंज उठी। अल्टीमेट इनसाइट विजन समाप्त हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने की दुनिया तुरंत फिर से धुंधली हो गई। एक पल के लिए मेरा सिर घूम गया, लेकिन अभी उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। मैंने पूरी ताकत से अपनी कलाई झटकी। अगले ही पल मेरे हाथ में एक भारी झटका महसूस हुआ। धातु के आपस में टकराकर कसकर लॉक होने का साफ एहसास हो गया। मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने फिशिंग रॉड दोनों हाथों से कसकर पकड़ी और पूरी ताकत लगाकर ऊपर खींचा। लेकिन पानी के नीचे जो भी चीज थी वो जरा भी नहीं हिली। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरी धरती को उठाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने भौएं सिकोड़ लीं। ये चीज जरूरत से ज्यादा भारी है। मैं कुछ देर सोचता रहा। अचानक दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं इसे हाथों से नहीं खींच सकता तो फिर हैवी आर्टिलरी निकालनी पड़ेगी। कुछ ही देर में ब्रोकन सोल बे के किनारे मौजूद सभी लोगों ने एक बेहद अजीब टग ऑफ वॉर देखा। बस फर्क इतना था कि एक तरफ मेरी बिल्कुल नई SUV थी और दूसरी तरफ पानी के भीतर दबी कोई रहस्यमयी जायंट ऑब्जेक्ट। मैंने कार से इलेक्ट्रिक विंच निकाली, स्टील केबल, नायलॉन रोप, तनी हुई फिशिंग लाइन के सहारे मैंने नायलॉन स्लिप नॉट नीचे सरकाया। एक्सरे विजन से मिले एहसास और याददाश्त के भरोसे मैंने रस्सी को पानी के नीचे उस विशाल चीज के आयरन रिंग में फंसा दिया। मेरी हरकतों की ये पूरी सीरीज देखकर लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स पूरी तरह शॉक हो गए। होली क्रैप, क्या स्ट्रीमर कोई नया फिशिंग मोड खेल रहा है? किस फिश को पकड़ने के लिए विंच चाहिए? मुझे लग रहा है आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन मेरे पास कमेंट्स देखने का समय नहीं था। मैं किनारे पर खड़ा विंच का रिमोट पकड़े रहा। जैसे ही मैंने बटन दबाया, विंच मोटर ने संघर्ष भरी आवाज निकाली। स्टील केबल तुरंत तन गई। SUV का फ्रंट हिस्सा थोड़ा नीचे दब गया।
पास मौजूद ट्रेजर हंटर्स भी इस हलचल से आकर्षित होकर तमाशा देखने जमा हो गए। बेटे, लगता है शिपरेक पकड़ लिया। मुझे तो ड्रिफ्टवुड लग रही है, यहां ऐसी बहुत मिलती है। बस भगवान करे कॉफिन न निकले। भीड़ में डिस्कशन शुरू हो गया। कई लोगों ने तो फोन निकालकर रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी। अब पानी बुरी तरह चर्न होने लगा। ब्लैक स्लज और बबल ऊपर उठ रहे थे। हवा में सड़ी मछली जैसी बदबू फैलने लगी। सबकी निगाहों के सामने छपाक, आखिर पानी के नीचे छुपी वो विशाल चीज बाहर निकली। सबसे पहले बाहर निकली एक जंग लगी आयरन चेन। उस पर कुछ डार्क लेकिन हल्की चमक वाले राउंड ऑब्जेक्ट्स लगे हुए थे। उसे देखते ही मेरी आंखें चमक उठीं। वो सिल्वर है। फिर चेन में उलझी विशाल चीज विंच की ताकत से धीरे धीरे शैलो वाटर तक घसीटी लाई गई। वो जंग से ढकी एक विशाल ओवल आयरन ऑब्जेक्ट था। न तो कॉफिन जैसा, न ट्रेजर चेस्ट जैसा, बस ऊपर एक उभरा हुआ मेटल रिंग वाला भारी आयरन ब्लॉक। मेरा हुक और टो रोप उसी रिंग में फंसा हुआ था। मैंने विंच रोक दी। चेहरे पर पूरी कंफ्यूजन थी। मैं पास जाकर ध्यान से देखने लगा। कुछ तो था जो जाना पहचाना लग रहा था, किसी जायंट कैप्सूल जैसा या किसी बड़े प्रोपेन टैंक जैसा। भीड़ में से कुछ बहादुर लोग भी पास आ गए। ये मेटल काफी मोटा है, लगता है किसी मशीन का पार्ट है। अरे देखो, इस पर कुछ लिखा हुआ है, लगता है फॉरेन लैंग्वेज है। लाइव स्ट्रीम में जो कमेंट्स लगातार 666 से भरे थे अचानक सीरियस हो गए। तभी एक रेड बोल्ड कमेंट बिरली की तरह स्क्रीन पर चमका, उस रिंग को मत छूना, उस रिंग को मत छूना। मैंने देखा ये कमेंट किसी मिलिट्री फैन ओल्ड वोंग ने भेजा था। मैं अभी सोच ही रहा था कि ये सच है या नहीं। तभी दूसरा कमेंट आया, ये वर्ल्ड वॉर 2 का अनएक्सप्लोडेड एरियल बॉम्ब है। शेप देखकर लग रहा है कि ये एरियल बॉम्ब या मैग्नेटिक माइन है। जिस रिंग को तुमने पकड़ा है वो ट्रिगर फ्यूज है। मत देखो, अभी भागो, अगर ये फटा तो सीधे हेवन पहुंच जाओगे। मैंने अकड़े हुए शरीर के साथ धीरे धीरे सिर घुमाया और अपने सामने 2 मीटर से भी कम दूरी पर पड़े उस आयरन ऑब्जेक्ट को देखा। तभी टक, बहुत हल्की मगर बेहद साफ क्लिकिंग साउंड सुनाई दी। मेरे पैरों से लेकर सिर तक ठंड की लहर दौड़ गई। मेरा पूरा शरीर वहीं फ्रीज हो गया। जो लोग अभी तक उसके आसपास खड़े थे उन्हें भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। ये ब्लास्ट होने वाला है क्या? सच में? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। मैंने देखा उनमें से एक आदमी उस चीज के पास जाकर कान लगाने वाला था। मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो, वो बॉम्ब है। पूरा सीन एक पल के लिए फ्रीज हो गया। फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने हॉर्नेट नेस्ट छेड़ दिया हो। एक झटके में सभी लोग अलग अलग दिशाओं में भाग गए। मैं भी भागना चाहता था लेकिन भाग नहीं सकता था क्योंकि मेरी फिशिंग रॉड अभी भी लाइन से जुड़ी थी। लाइन कार से जुड़ी थी, कार रोप से जुड़ी थी और रोप उस शापित रिंग में कसकर फंसी हुई थी। विंच पहले से लॉक हो चुकी थी। अगर मैंने इस वक्त रोप छोड़ दी तो मैं सीधे हेवन एक्सप्रेस में बैठकर उड़ जाऊंगा। मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने खुद को जबरदस्ती शांत किया। कांपते हाथों से मैंने वोंग जैंग वो का नंबर डायल किया। फोन जल्दी उठ गया। दूसरी तरफ उसकी थकी हुई आवाज आई, शिनमे आए, क्या हुआ? मैं अभी तुम्हारी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन पर सेमिनार में हूं। तुमने फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी कर दी? मैंने दूर पड़े उस विशाल आयरन ऑब्जेक्ट को देखा और लगभग रोते हुए बोला, चीफ वोंग, इस बार कोई मरा नहीं है, लेकिन शायद मैं बहुत सारे जिंदा लोगों को विदा करने वाला हूं। मैंने डेथ वैली में विंच से एक बॉम्ब निकाल दिया है। इंटरनेट वाले कह रहे हैं ये एरियल बॉम्ब है। अभी हिलो मत, मैं तो पाद भी नहीं सकता। 10 मिनट बाद, ठीक जब मुझे लग रहा था कि मैं किसी भी पल कोलैप्स कर जाऊंगा, तभी आखिरकार आसमान से प्रोपेलर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे आया और रिवर बेंड के ऊपर चक्कर लगाने लगा। उसके विशाल एयरफ्लो ने आसपास की घास फूस को हर दिशा में उड़ा दिया। मैं तुरंत घबरा गया और पूरी ताकत से चिल्लाया, और पास मत आओ, हवा बहुत तेज है, ट्रक हिल जाएगा। लगता था हेलीकॉप्टर वालों को भी तुरंत प्रॉब्लम समझ में आ गई। वो तुरंत ऊंचाई पर चला गया और दूर सड़क पर जाकर लैंड कर गया। कुछ देर बाद वोंग जैंग वो ऑफिसर्स की एक बड़ी टीम के साथ पहुंचा और आते ही पूरे इलाके में 2 किलोमीटर का कॉर्डन लगा दिया। जो तमाशबीन पहले 100 मीटर दूर खड़े थे उन्हें भी पहाड़ के दूसरी तरफ इवैक्यूएट कर दिया गया। कई बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट्स भारी बॉम्ब सूट पहने, टूल बॉक्स उठाए, पेंगुइन की तरह अजीब चाल में मगर तेजी से मेरी तरफ बढ़े। वोंग जैंग वो लगभग 100 मीटर दूर खड़ा मेगाफोन लेकर चिल्लाया, एक्सपर्ट्स की बात सुनो, हिलना मत। मैं सिर हिलाना चाहता था लेकिन मेरी गर्दन ऐसे अकड़ गई थी जैसे उसमें सीमेंट भर दिया गया हो। मैं बस 2 बार पलकें झपका पाया। पता नहीं कैप्टन वोंग ने देखा भी या नहीं। बॉम्ब डिस्पोजल टीम का लीडर एक बूढ़ा आदमी था। उसने अपने इक्विपमेंट से स्कैन किया। अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने वॉकी टॉकी में कहा, यह यूनाइटेड स्टेट्स में बना M66 है। वॉरशिप उड़ाने के लिए इस्तेमाल होता था। इस चीज का पेलोड बहुत खतरनाक है। उसने एसयूवी की तरफ देखा और ठंडी सांस लेकर बोला, ये कार तो छोड़ो, ये चीज आधी पहाड़ी उड़ा सकती है।
फिर उसकी नज़र नायलॉन रोप में फंसे ट्रिगर रिंग पर गई। उसने माथे का पसीना पोंछा और कहा, यह लड़का वाकई बहुत लकी है। फ्यूज पहले से जंग खाकर खराब हो चुका है, अभी ये एक नाजुक बैलेंस पर टिका हुआ है। भगवान का शुक्र है कि ये इसे लेकर भागा नहीं, वरना फायरिंग पिन ट्रिगर हो सकता था। बूढ़े एक्सपर्ट की बात सुनकर मैं पूरी तरह सुन पड़ गया, लेकिन मैं फिर भी डरते हुए पूछ बैठा, तो क्या आप इसे डिसार्म कर सकते हैं? बूढ़े ने मुझे घूर कर देखा। बात मत करो, साउंड वेव से भी ये वाइब्रेट कर सकता है। मदद मांगने के लिए जो शब्द मेरे मुंह तक आए थे वहीं गले में अटक गए। सच कहूं तो इतनी देर से बूढ़ा आदमी लगातार बोले जा रहा था और मुझे एक शब्द बोलने तक की इजाजत नहीं थी। अगला आधा घंटा मेरी जिंदगी का सबसे लंबा आधा घंटा था, यहां तक कि पहले वाले 10 मिनट से भी लंबा। 2 बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट्स ने बहुत सावधानी से लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे से फ्यूज एरिया को फ्रीज किया, फिर बेहद बारीक टूल से नायलॉन रोप और मेरे फिश हुक को धीरे धीरे काटना शुरू किया। उधर बूढ़ा एक्सपर्ट काम करते हुए भी बड़बड़ाता जा रहा था। मैंने पूरी जिंदगी चीजें डिसार्म की, कंस्ट्रक्शन साइट पर किया, सबवे में किया, लेकिन ये क्या बला है, कोई फिशिंग हुक से बॉम्ब पकड़ लाया? ऐसा मजाक तो पहली बार सुना है। मेरी तो रोने की हालत हो चुकी थी। अरे भाई, काम पर फोकस करो ना। तभी अगले ही पल टिक, हल्की सी आवाज हुई। तनी हुई नायलॉन रोप आखिर टूट गई। दूसरे एक्सपर्ट ने बिजली जैसी फुर्ती से फ्यूज पर लॉक लगा दिया, फिर लंबी सांस छोड़ी और वहीं जमीन पर बैठ गया। फिलहाल सेफ है। ये सुनते ही लगा जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत निकल गई। मैं धड़ाम से जमीन पर बैठ गया और हांफते हुए सांस लेने लगा। बूढ़ा एक्सपर्ट मेरे पास आया और कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटे, आज तुम सच में मरते मरते बचे हो। तभी वोंग जैंग वो गुस्से में दौड़ता हुआ आया। उसने कांपती उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। तुम लड़के, क्या मुझे जल्दी कब्र में भेजना चाहते हो? हर दिन कोई ना कोई बवाल करना जरूरी है क्या? मैं तुरंत दुखी चेहरे के साथ बोला, कैप्टन वोंग, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं तो बस कुछ सिल्वर डॉलर्स पकड़ना चाहता था। इतना कहते ही अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने स्पेशल पुलिस से घिरे उस विशाल बॉम्ब की तरफ देखा। नहीं, बॉम्ब नहीं, उससे लिपटी आयरन चेन की तरफ। फिर कमजोर आवाज में पूछा, कैप्टन वोंग, उस सिल्वर का क्रेडिट तो मिलेगा ना? पूरा माहौल 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। फिर वोंग जैंग वो इतना परेशान हुआ कि हंसने लगा। तुम अभी अभी मरने से बचे हो और अभी भी उन कुछ सिल्वर कॉइन्स की चिंता कर रहे हो? तुम्हारी जैसे पैसों के भूखे इंसान को अंडरकवर एजेंट होना चाहिए था। इतना कहकर उसने आयरन चेन उठाई, उस पर लगे काले मेटल ऑब्जेक्ट्स को हाथ में तौला, फिर बोला, ये कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, इन्हें कॉन्फिस्केट करना पड़ेगा। मैंने दर्द भरी चीख निकाल दी। मतलब मेरी सारी मेहनत बेकार गई। वोंग जैंग ने चीन पास खड़ी पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफिसर को दे दी, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, ठीक है, रोना बंद करो। सिल्वर गया तो क्या हुआ, इस बार तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ये बॉम्ब बहुत छुपी हुई जगह पर था और इसका फ्यूज भी बेहद अनस्टेबल था। अगर तुम इसे नहीं निकालती और किसी दिन बाढ़ आती, फिर ये बहकर ब्रिज या हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से टकरा जाता, तो अंजाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बॉम्ब डिस्पोजल क्लू रिवॉर्ड और कल्चरल रेलिक प्रोटेक्शन कंट्रीब्यूशन अवार्ड को जोड़कर डिपार्टमेंट ने कल्चरल रेलिक्स ब्यूरो से बात की है और तुम्हारे लिए 80,000 का रिवॉर्ड अप्लाई किया है। वोंग जैंग ने 8 उंगलियां उठा दी। उसकी बात सुनते ही मेरी बुझी हुई आंखें सर्च लाइट की तरह चमक उठी। अचानक मेरी कमर का दर्द गायब, पैरों का दर्द गायब, यहां तक कि मेरा मन कर रहा था बॉम्ब के साथ खड़ी होकर फोटो खिंचवा लूं। मेरी रिएक्शन देखकर वोंग जैंग ने बेबस होकर सिर हिलाया। शीनमू, अगली बार क्या पकड़ने वाली हो, पहले मुझे बता देना। ऐसे चलता रहा तो मेरा दिल जवाब दे देगा। मैंने तुरंत जोश में सिर हिलाया, फिर सीना ठोककर बड़ी गंभीरता से बोला, डिटेक्टिव वोंग, मुझ पर भरोसा रखिए।